हेलो एवरीवन। हमने क्लास 11 से रिलेटेड कार्बनिक रसायन के चैप्टर में से कुछ टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं, जिसमें कि सहसंयोजक बंध जो होता है उसके स्थानांतरण के कारण कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव हैं? हमने पहला ऋणिक प्रभाव पढ़ लिया है, हमने दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ लिया है, हमने तीसरा अनुनाद प्रभाव पढ़ लिया है, और आज हम जो है उसका रिमेनिंग जो लास्ट रहता है अतिसंयुग्मन या बेकन-नाथन प्रभाव जो है उसको आज लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रभाव किस कारण उत्पन्न होते हैं? जो परमाणु होते हैं उसके मध्य बंध होता है, उसके स्थानांतरण के कारण जो है ये सारे के सारे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर अतिसंयुग्मन जो है वह क्या होता है? सिग्मा बंध इसमें काम आते हैं। सिग्मा बंध क्या होते हैं? सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने अनुनाद प्रभाव पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था? बेंजीन वलय में से जो पाई इस तरह के जो बंध होते हैं, इस तरह के जो बंद होते हैं अंदर वाले, वहां से हमने कुछ उसको स्थान परिवर्तन करवाया था। तो ये होता है पाई बंध के कारण। अनुनाद प्रभाव कब उत्पन्न होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों के पाई बंध के कारण। जबकि अतिसंयुग्मन जो होता है वह सिग्मा बंध के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखते हैं अतिसंयुग्मन। जब अपने पास में कोई अणु है, अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। ठीक है, तो अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनके मध्य जो सिग्मा बंध होता है, उसमें सिग्मा बंध के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है? स्थान परिवर्तन होता है। या यूं कहें कि एक ऐसा कार्ब धनायन है अपने पास में। कार्ब धनायन किसको कहते हैं? कमल, कार्ब धनायन पता है, सुना है? ऐसा अणु जो कार्बन युक्त हो और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। जैसे देखो अपने पास में यहां पे देखते हैं CH4 है। ठीक है, अब CH4 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से CH, H, H और H। ठीक है, अगर किसी कारणवश यहां से हाइड्रोजन के साथ में इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यहां पर जो पीछे रहेगा समूह वो कौन सा रहेगा? मेथिल। मेथिल, और मेथिल पूरा समूह नहीं हो, मेथिल समूह ना होकर ये पूरा क्या रहेगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, तो इसे कहा जाएगा मेथिल धनायन। ठीक है, अगर किसी कारणवश कार्बन के पास में इसका इलेक्ट्रॉन आ जाता तो CH3 माइनस बोलते हैं उसको, तो उसे कहते हैं मेथिल ऋणायन। मेथिल धनायन हो सकता है, मेथिल ऋणायन हो सकता है। और अगर बंध का विदलन, उसमें कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो CH3 डॉट बनता है। CH3 डॉट बनता है। इस डॉट का मतलब है वो फ्री रेडिकल है या मुक्त मूलक है। इसके जस्ट इस टॉपिक के जस्ट बाद में ये बातें पढ़नी है कि क्या होता है कार्ब धनायन, क्या होता है कार्ब ऋणायन और क्या होता है कार्बन मुक्त मूलक। ठीक है ना, तो ये बंध के विदलन के आधार पर ये बातें बताई जाती है। तो अतिसंयुग्मन में देखें कि जब किसी कार्बनिक अणु में, कार्बनिक होगा तभी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, कार्बनिक अणु में उपस्थित परमाणु, तो परमाणु कौन से होंगे? कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा जनरली। ठीक है, परमाणु के सिग्मा बंध, सिग्मा बंध कौन सा होता है? इस तरह का जो बंध होता है सिंगल बॉन्ड जहां पर जहां आता है, ये सारे सिग्मा बंध होते हैं, ये पता है। और सिग्मा के साथ में मान लो एक बंध और आ गया, उस बंध को क्या कहते हैं? पाई बंध कहते हैं। ठीक है, तो केवल सिग्मा बंध की बात यहां पर होगी किसमें? अतिसंयुग्मन में। कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं तो बहुत सारी क्या बनती है हमारे पास में? अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो इस अनुनादी संरचनाओं के बनने के से जो उत्पन्न हुआ प्रभाव है उसे क्या कहेंगे? अतिसंयुग्मन प्रभाव। और इसे क्या कहते हैं? बंध। यहाँ पे क्या हो जाता है? बंध पूरा पूरा अदृश्य हो जाता है। अभी देखेंगे, जस्ट इसके आगे एग्जाम्पल लिया हमने, तो उसमें क्या होता है? दो परमाणु के बीच में आपको बंध दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो संरचनाएं कहते हैं तथा इसके कारण उत्पन्न हुए प्रभाव को अतिसंयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार के अनुनाद में बंध अदृश्य हो जाता, गायब हो जाएगा, इसलिए इसे बंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। प्रश्न आता है बंध रहित अनुनाद है, फिर आपको देगा 4 ऑप्शन, उसमें लिखा होगा अतिसंयुग्मन, तो वही होगा, या फिर बेकन-नाथन प्रभाव, तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अतिसंयुग्मन को दर्शाने के लिए कौन सा काम में लिया जाए? कार्ब धनायन एल्किल समूह लिया जाता है काम में, जहां पर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यानी उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कोई अन्य परमाणु लेकर चला गया है तो उसके पास में प्लस आवेश आ जाएगा। ऐसे समूह को क्या कहेंगे? एल्किल धनायन कहेंगे। अतिसंयुग्मन में कार्बन परमाणु के रिक्त पाई कक्षक जो होते हैं, कार्बन के पास में कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन का हम विन्यास जानते हैं, कार्बन का Z बराबर कितना होता है? 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहां पर जो 2p होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। px, py और pz होते हैं। ठीक है,
तो इसके जो है ये क्या कहते हैं, पाई कक्षक। अब जो सिग्मा बंध बनाने में भाग ले लिया वो तो सिग्मा कक्षक कहलाएगा, और जो शेष रह जाता है वो क्या हो जाता है, उसको पाई कक्षक कहेंगे, जिसने बंध बनाने में कोई भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो पाई कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थानांतरित होते हैं, जिससे अनुनादी संरचनाएं जो बनती है वो हम देखने वाले हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं बोलो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, H+N, एथेन। अगर एथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो कौन सा एल्किल समूह बनेगा, कौन सा बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह का नाम क्या होगा। जब 2 कार्बन से H+N एल्केन बनता है तो 2 कार्बन वाला एल्किल H+Il एथिल बोलेंगे, एथिल बोलेंगे, और जब प्लस लगा दिया तो बोलेंगे एथिल धनायन। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो 2 कार्बन वाला प्लस है ये, तो इसको कहेंगे एथिल धनायन। तो एक एथिल कार्बन धनायन में, और ये एग्जांपल और भी हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है और आइसोब्यूटिल भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसके आगे जस्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं। देखो ये हमने लिखा है CH3 CH2 प्लस धनायन में अति संयुग्मन को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो CH3 ये हो गया बॉन्ड, CH2 और ये प्लस लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसको देखो गौर से, इस कार्बन के 4 संयोजकता में से कितनी है, 3 दिख रही है, 1 संयोजकता खाली पड़ी है, यानी कि इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये 5 वाले कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि मेरे को जरूरत है, चाहिए, तो कार्बन तो देगा नहीं, तो देने वाला कौन होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो ये क्या होता है, अगली संरचना इस प्रकार से बनती है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ जाते हैं, इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो देखो आप लोग, बिल्कुल डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ये क्या होता है, ये कार्बन क्या कहेगा, इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो H अपनी जगह पर है, ये C अपनी जगह पर है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, और यहां पर देखना, देखो परिवर्तन कहां हो रहा है, वो देखो यहां पे, देखो परिवर्तन क्या हो रहा है कि एक बंध तो पहले से था, यहां पर एक बंध तो यहां से पहले पर, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये मैंने यहां पर बना दिए, दिख रहे हैं आपको। और यहां से मैं अगर इसको बंध के रूप में दर्शा दूं, इस तरह से मैं बंधित कर दूं इनको, इस कार्बन की संयोजकता देखो कितनी हो गई है, इसकी पूरी हो गई, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां पर आ गया, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन खत्म ही हो गया। तो खत्म हो गया मतलब फिर यहां पे हम लगाएंगे प्लस चार्ज। समझ में आई बात। तो अब यहां इसके बंध, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध था वो पूर्ण रूप से अदृश्य हो गया, गायब हो गया, इसलिए इसको क्या कहा था, बंध रहित अनुनाद। ठीक है, बंध गायब ही हो गया यहां पर। तो अब इस हाइड्रोजन के पास में अगर कमी होती है तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन क्या करते हैं, इसकी पूर्ति यहां पर कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा ये। तो अपने को अगली जो संरचना मिलेगी वो किस प्रकार की होगी, HC, यहां बॉन्ड आ चुका है, यहां पर है, यहां द्विबंध है, यहां पर कार्बन है, यहां पर H है, यहां पर H है, और इसका इलेक्ट्रॉन उधर दूर जा चुका है। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो इस तरह का मिलेगा बस। हाँ, तो ये जो है, अब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं और यहां पर बंध अदृश्य हो गया। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा हमें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे। तो हमारे को जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, जिसमें ये कार्बन जो है इसमें आपने देखा है कि ये हाइड्रोजन के पास में बंध आ गया और यहाँ पर ये खाली रह जाएगी, ये अदृश्य रहेगा, और यहाँ पर जो है ये द्विबंध है और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है इसमें हम बनाएंगे खाली जगह, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये हमने जो डॉट लग गया है उसको हम मिटाते हैं वापस। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर इसको प्लस बनाया जाएगा। ठीक है, और अब ये जो द्विबंधित कार्बन है उसमें से वापिस इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाने से हमें जो अगली संरचना मिलेगी उसमें यहाँ पर कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन 3 वापस जुड़े हुए दिखा देंगे हम, और यहाँ पर एक बंध लगाएंगे, यहाँ पर H लगाएंगे, यहाँ पर H लगाएंगे, और बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया इसका, तो क्या आएगा वापस, सिंगल बॉन्ड आ गया ना। एक बात बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, यस, तो इसके पास में वापस कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर हम वापस प्लस लगा देंगे। ठीक है,
तो मूल रूप से जो है यहां पर हमको देखने को मिलता है, ये कौन सा निशान लगाया हमने, द्विदिशीय तीर का निशान, जो अनुनादी संरचनाओं के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे हमने एथिल एनायन के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, कुल स्ट्रक्चर जो है वो 5 है। 1 नंबर है, ये बोलो सही है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। पहली और पांचवी में क्या अंतर है, देखो जरा, पहली स्ट्रक्चर और पांचवी स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। यानी कि मूल रूप से आप देखो तो 1, 2 और 3 मूल रूप से अनुनादी संरचना इसकी मिली है, इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पर कि CH3 CH2 के अंदर ये तो फिक्स रहता है, इसमें CH3 में 3 हाइड्रोजन थे और उन 3 हाइड्रोजन के क्या होते, बंद गायब हुए थे यहां पर, एक बार यहां से गायब हुआ, एक बार यहां से, एक बार यहां से गायब हुआ। तो एथिल एनायन में ये जो CH3 समूह जुड़ा था CH2+ से, उसके कारण मूल रूप से 3 संरचनाएं मिली। तो आगे देखते हैं, ये अनुनादी संरचना हो जाएंगी इसकी, और जिस कार्बन एनायन की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती है वो उतनी अधिक स्थायी होगा, वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो आप इसको देख के बता सकते हो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। यहां पर ये हमने एग्जांपल लिया था, अभी लिया था, इसके कारण कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 3 बनी। तो बोलो अब इस कार्बन पे कितने हैं ये CH3, तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, 6 बनेंगी, 6 बनेंगी। और बोलो इसमें कितनी बनेगी, और इसमें कितनी बनेगी, एक भी नहीं बनेगी, एक भी नहीं बनेगी यहां पर, क्योंकि यहां पर तो CH3+ खुद ही है, ये तो खुद ही CH3+ है, इसके पास में कोई ना कोई समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, समूह कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है साथ में। तो जितने अधिक क्या कहते हैं कार्बन की संख्या, इस कार्बन से जितने अधिक एल्किल और जुड़े हुए होते हैं उतनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है। तो सबसे अधिक इसमें है, तो एक चिन्ह लगाते हैं, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये, बोलो इनके बीच में अधिक अनुनादी संरचनाएं के लिए मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं, सबसे अधिक किसमें है, इसमें। तो 1 नंबर या 2 नंबर, जिसके उधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ये मुंह खुला है यानी उधर वाला बड़ा, इसको 2 पॉइंट मिलेंगे, इसको छोटा ये 1 पॉइंट मिलेगा। समझिए बात को, कभी भी इस तरह से गलत मत करना ये बात। यानी ये बड़ा है यानी इसकी अनुनादी संरचना अधिक है, इसकी कम है, इसकी और कम है, और इसकी सबसे कम है। बोलो बात समझ में आई। तो स्थायित्व इस तरफ जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वर्ण उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, वर्ण उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। तो इसमें स्थायी सबसे अधिक कौन होगा, तो सबसे कम कौन होगा। तो हम इधर बढ़ रहे हैं, हम इधर बढ़ रहे हैं तो क्या नहीं, स्थायित्व घटता है या कम होता है। ठीक है, ये होता है क्या, अति संयुग्मन की बात। तो ये हमारे जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर के प्रभाव थे वो आज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके पश्चात हम बहुत ही अलग अलग जो है टॉपिक लेने वाले हैं कार्बनिक रसायन संबंधित, जिसमें जो कार्बनिक अणु जो होता है उसमें सहसंयोजक बंध का विदलन किस प्रकार से होता है, समाज विदलन और विसमाज विदलन, उसको लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।